अब देखो, चैप्टर नंबर है 8, इसमें गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, पेज नंबर 31 पे लास्ट पैराग्राफ। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर, सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। जब बारिश आती है, और वैसे आपको पता है कि पहली बारिश हो, इसमें भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, है ना? मज़ा आती है ना, कि नहीं आती? कि डर लगता है? मम्मी पापा कई बार डांटते, नहीं भीगना मत, बुखार आ जाएगा, हाँ बीमार हो जाएगा। लेकिन कई बिंदास होते हैं, निकल पड़ते हैं, है ना? मौज करते, आनंद करते पहली बारिश में। ठीक उसी प्रकार यहाँ बहुत कम जानते हैं कि ऐसे बारिश में घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जानता है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर उसकी अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। एक खिड़की, मैंने पहले भी बताया था कि गुलमर्ग की एक खिड़की से, तो खिड़की से वो देख रहे थे, वो बादल अपनी ओर आ रहा था, वो दृश्य देख रहे थे। और ये देखते देखते वो बोल रहे हैं कि तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी, हवा की वजह से वो आ रहा था, हवा तेज थी, मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। कांपना, ध्रुजना। बार बार सामने की चित्रपट पर बिजली कांजती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मतलब कि अंधेरा हो, हर चीज को नंगा करना मतलब क्या है पता है? कि जो अंधेरा होता है, आप देखो, रात को देखना, आप निकले ना तो अंधेरा होता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें या कई जगह पे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब बिजली चमकती है तो वो दिख जाता है। समझ में आई बात? बिजली चमकने से वो दिख जाता है। तो इस अर्थ में बताया है कि अंधेरे में जब बिजली चमकती है तो प्रकाश की वजह से जो नहीं दिखता है, अंधेरे की वजह से वो दिख जाता है। तो वो बात बताइए। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियाँ का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे
अपनी ओर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। क्या हुआ? हवा रुक गई, थम गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। ठिठक गया मतलब रुक गया, और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। अपनी ओर आए नहीं, जैसे कि कटा हुआ पंख, कोई पक्षी का पंख कट गया हो तो वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताए, कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा, बिजली की सांस रुकने लगी, और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। मतलब बहुत ख्वाब देख लिया था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, कोई घटना, कोई प्रसंग, कुछ चीज़ को लेकर के हम ज़्यादा सोच लेते हैं। सोचना है उससे भी ज़्यादा सोचते हैं। सोचना जरूरी है, लेकिन आप जो सोचना है उससे ज़्यादा सोच लेंगे तो कई बार क्या, मैं आपको बताऊं कि परीक्षा जब होती है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, मैंने तैयार किया, मुझे आने वाला है नहीं आने वाला, है ना। होता है ना ऐसा। पेपर हार्ड होगा तो हम ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जो पढ़ाई की है ना वो भी आप कई बार भूल जाते हैं। उसकी वजह चिंता, स्ट्रेस रहता है। चिंता की वजह से आप याद नहीं रख पाते। इसलिए समय से पहले कुछ मिला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। अब जब पेपर आता है, आप लिखने के लिए बैठे हो, पेपर देखा, पढ़ लिया, तब आपको संतोष, रिलैक्स हो जाते हो, ओ ये तो मुझे आता है। कितने दिनों से मैंने इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन ये कोई इतना टफ पेपर नहीं। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। इसके पहले तो टेंशन में रहते हो। सही बात है कि नहीं? पेपर में आने के बाद आपके हाथ में आ गया, फिर वो ठीक है, ये तो आता है, कोई बात नहीं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। फिर रिलैक्स हो जाते हो। इसके पहले कितनी चिंता, पहाड़ जैसी होती है कि नहीं? जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए चिंता होती रहती है। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार लेखक ने बहुत ज़्यादा सोच लिया था कि ये घनघोर बादल आएगा, मुझ पर गिरेगा, इसका लुत्फ मैं उठाऊंगा, मैं आनंद करूँगा, है। ये सब सोच के रखा था, लेकिन ये सब में से कुछ भी हुआ नहीं। तो जो स्वप्न दिखा था वो स्वप्न टूट गया और वो नीचे गिर पड़े। सोच से गिरने की बात नहीं है, लेकिन जो सोच थी वो सोच से गिर पड़े, वो बात बता रहे थे। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, क्योंकि आपको पता है मूड होता है तो सब चलता है, लेकिन मूड नहीं होता तो चाहे कोई भी कितना भी आपको प्रयास करे समझाने का, लेकिन मूड आता नहीं, मूड बनता नहीं। ठीक उसी प्रकार लेखक भी, उनको जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, इसलिए वो भी निराश हो गए। तूफान का जैसे जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, तभी तो मुद्दत तक वह रह
चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? तो ये जो यहाँ बताया है, गुलमर्ग के बारे में बताया है कि एक गुलमर्ग के बारे में कि क्या लोग वहाँ केवल गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं? आपको क्या लगा कि लोग गोल्फ खेलने के लिए जाते होंगे? हैं? तो क्यों जाते होंगे केवल गोल्फ खेलने के लिए? बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जैसे कि कोई डर गए हो, ऐसा लग, कोई किसी ने बोल दिया हो, ऐसा तो नहीं है कोई हैं? वेरी गुड, सही बात है। इसका माहौल जो होता है, ये वातावरण जो उसका लुत्फ लेने के लिए, केवल गोल्फ के लिए नहीं, लेकिन वहाँ जाकर ही पता चलता है कि गोल्फ के अलावा भी आपको कुछ और देखना, आनंद करना, वातावरण का लुत्फ लेना है। इसका वातावरण आप वहाँ जाकर के देखो, इतना आह्लादक होता है। घने घने बादल, हरियाली, पहाड़, ठंडा शीत वातावरण, हमें अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये वातावरण जो है गुलमर्ग का, इसलिए लेखक बता रहे हैं कि मैं जब एक बार पहली बार गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, फटोफट देख कर के निकल आया। लेकिन जब दोबारा गया, रुका, तब जाकर के पता चला कि यहाँ तो महीनों पर आप रहो तो भी कम है, छोड़ने का मन नहीं होता। और नैसर्गिक वातावरण जो होता है कुदरती, वो तो इतना आह्लादक होता है कि कोई बीमार व्यक्ति हो तो तंदुरुस्त बन जाता है। हाँ, इतना वातावरण का असर रहता है व्यक्ति पे। आप घर में रह के बोर हो जाते हो ना, हो जाते हो कि नहीं? घूमना नहीं है, खाने के लिए पहले तो होटल में वीकेंड में जाते, घूमते फिरते, होता था ना ऐसा। अभी तो वो भी डर लगता है कि नहीं? पहले की तरह तो नहीं घूम पाते। स्वतंत्रता जो है वो ऐसी पहले की तरह नहीं है, ऐसे निकल पड़े ऐसा तो नहीं है, होता है, डर लगता है। लेकिन जो कुदरती वातावरण, जो पहाड़ होता है, नदी झरना जब बहता है, हैं, पशु पक्षियों का कलरव होता है। आप गिर गए होंगे, गए गिर का जो फॉरेस्ट जंगल जो है देखने लायक, देखा कि नहीं? नहीं देखा? सिंह नहीं देखा? कच्छ देखा? नहीं देखा? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, है ना? तो ये जो वातावरण है इसके बारे में बताया है यहाँ। चैप्टर जो है अब आपको क्या है, एक बार दो बार पढ़ लेना, ठीक है? कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता देना नेक्स्ट लेक्चर में। और स्वाध्याय जो है तो स्वाध्याय पूरा लिखना है। देखो स्वाध्याय में क्या है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, दूसरा प्रश्न 2-2 वाक्य में उत्तर लिखिए, तीसरा प्रश्न है 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। और 5-6 वाक्य में उत्तर लिखना है, कम से कम 5-6 वाक्य आपको लिखना है, ठीक है?
हाँ, कई लोग 5-6 लिखते हैं 3 वाक्य में, तो पूरा लपेट लेते हैं, समेट के पूरा। तो मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होता। लिखो, ठहराव से लिखो। लिखावट जो है हिंदी में ठहराव से लिखना है। ऐसे लिख दिया मन चाहा, ऐसा नहीं होता। वाक्य रचना होती है ना। इसलिए अच्छे से लिखना चाहिए। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब उसका भावार्थ क्या है वो समझाना है, उसका अर्थघटन लिखना है। समझ में आया? वो लिखना है। उसके बाद देखो क्या है, हरियाली का सपना कुआं से पुल में बदल जाना, ये दृश्य किस समय का है, ये सब चैप्टर में दिया हुआ है। उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थ शब्द लिखना है और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द दिया है वो सब वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आया? तो पूरा स्वाध्याय लिखना है। ओके, अब देखो उसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं। निर्भय बनो। तो यहाँ निर्भय बनने की बात है। आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते हैं, जब भी उनका व्याख्यान होता है तब वो कहते थे निर्भय बनो। अब आप निर्भय कब बन सकते हो तो बताएगा। आप देखो, आपको बोलना है, बस खोल के बोलो। आपके मन में जो भी हो आप बताओ। आप बोल पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे, बिना बोले कुछ नहीं होगा, है ना। बोलना चाहिए जो भी समझ में। निर्भय बनो, लेकिन कैसे बने? निर्भय बनना है, आप लोगों को बनना है कि नहीं बनना? निर्भय मतलब भयभीत नहीं होना है, किसी से डरना नहीं है। समझ में आया? वो निर्भय की बात है। लेकिन निर्भय कब बन सकते हो आप? हावी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पहले भी क्या, आप पर कोई आपत्ति आ गई, मान लो, वही बात है। और आपत्ति अपने आप पर हावी नहीं होना चाहिए। तो आपत्ति आ गई तब आपको निर्भय तो बनना है, पर आपत्ति आई क्यों? और आपत्ति आने से पहले, वैसे आपत्ति आने वाली है और आपको पता है, तो मान लो कि उसी समय आप निर्भय तो है ही कि चलो आपत्ति आने वाली है, निपट लेंगे। लेकिन निर्भय आप कब बन सकते हो? मेरी बात ध्यान से सुनना, कि निर्भय तब बन सकते हो कि आप किसी के बारे में कभी बुरा सोचते नहीं हो, किसी का बुरा कभी करते नहीं हो, तब जाकर आप निर्भय बन सकते हो। और कभी झूठ नहीं बोलते। ये 3 बातें याद रखना। किसी का बुरा करना नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, और कभी झूठ बोलना नहीं है। ये 3 बात आप में होगी तब जाकर आप निर्भय बनेंगे, वरना आपको भयभीत ही रहना है। एक बार झूठ बोल दिया, फिर उसको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार वो प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ बोला, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा झूठ बोलना ही पड़ेगा, तब जाकर के रक्षा होगी, तब आप बच सकेंगे। लेकिन कितनी बार आप झूठ बोलेंगे, एक ना एक दिन तो पकड़ में आ जाएगा। और देखो फिर लिस्ट निकलेगी कि कितनी बार झूठ बोला, कहाँ से स्टार्ट हुआ है।
और फिर आपका मान जो होता है मान रहता नहीं, चाहे घर पे हो, मम्मी पापा हो, मित्र हो, समाज हो, सब जगह पे एक बार समझ में आ गया कि झूठ बोल रहा है, झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़े हो आप, तो फिर आपको सम्मान नहीं मिलेगा। घृणा की दृष्टि से सब देखेंगे। लेकिन सच सच होता है, कड़वा होता है। एक बार सच किसी को बोल दो तो अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को सुन नहीं पाता, लेकिन सच सच होता है। आपने एक बार सच बोल दिया, कोई भी बात हो, मम्मी पापा को झूठ नहीं बोलना है, जो भी हो, होमवर्क किया है नहीं किया, आज छूट गया है, पढ़ाई की नहीं, आज मुझसे नहीं हुआ, मैंने टीवी देखने के बैठ गया, पिक्चर देखा, जो भी हुआ, लेकिन जो झूठ बोला और मम्मी को पता चला या पापा को पता चला तो ठीक, आपको डांटेंगे या नहीं डांटेंगे, लेकिन अपने आप को वो जब सोचते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने झूठ बोला, दुख होता है। लेकिन सच बोल दिया और आपने सच बोल दिया, फिर आप निर्भय हो जाएंगे कि मैंने तो सच बचा दिया, जो भी है मैंने सच कहा, फिर आप टेंशन फ्री। सही बात है ना। आप जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ, उसका दिल दुखाया, डुबाया, उसको वो दुखी हो गया, ऐसा आपने कुछ कर दिया, फिर आपको तो पता है कि मैंने ही गलत किया, मुझसे भूल हुई है, लेकिन जो समझदार हो ना तो वो क्या सोचेगा, जब तक हो, जैसे कि आपको स्कूल छूट गई, घर पे चले गए, लेकिन क्या सोचेंगे, कल सुबह जाकर के उसको पहले सॉरी बोल दो। जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक आपके दिलो दिमाग में वो बात रहेगी कि मैंने गलत किया है, मुझसे ही गलती हुई है। तब तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, जो गलत किया है उसके बारे में सोचते रहेंगे। जब तक आप उनको मिलेंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वो भार जो रहता है ना दिमाग पे, वो रहता है कि नहीं, होता है ना ऐसा। सॉरी बोलने के बाद तुरंत रिफ्रेश होता है ना, कंप्यूटर में होता है ना, रिफ्रेश होता है ना, रिफ्रेश, एकदम फ्रेश बोल दिया, सॉरी बोला, तब जा करके वो जो बात होती है ना सब तुरंत निकल जाती है। तो सच बोलने से निर्भयता प्रकट होती है। आप किसी को डरेंगे नहीं, किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि आप सच बोलते हैं, सच का साथ है। इसलिए झूठ बोला तो छुपना पड़ेगा, है ना। किसी से आपने कर्ज ले लिया और वो सामने आ गया तो आप क्या करेंगे, उससे छुप जाएंगे, क्योंकि एक बार झूठ बोला था कि मैं कल दे दूंगा या परसों देने वाला हूँ, लेकिन दिया नहीं, तो वो बात झूठ बोला, इसलिए छुपना पड़ा। इसलिए सच बोलना निर्भय बनने के लिए, किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है। क्यों सोचना है? सोचने से क्या तंदुरुस्ती बढ़ती है? बोलो हाँ कि ना, तंदुरुस्ती बढ़ती है? बोलो, जोर से बोलो। नहीं। अच्छा, ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, आपका ज्ञान बढ़ जाता है झूठ बोलने से, या किसी के बारे में बुरा सोचने से। क्या मैंने उसके बारे में बुरा सोचा, मेरा दिमाग तेज हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। तंदुरुस्ती नहीं बनती, तंदुरुस्त नहीं रहते, दिमाग तेज नहीं बनता है। घर में कोई लाभ होता है कि झूठ बोलने से कुछ चीज़ें कोई आकर देकर जाता है, या किसी के बारे में झूठ बोलो या किसी के बारे में बुरा सोचो तो कोई गिफ्ट मिलेगी, हैं? ऐसी कोई लालच है? नहीं है। फिर भी हम किसी के बारे में
सच नहीं बोलते, अच्छा नहीं सोचते। कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने से या किसी के बारे में बुरा सोचने से। किसी का बुरा करने से पहले मेरी बात सुन लेना, किसी के बारे में आप बुरा सोचो और किसी का बुरा करो, उसके पहले आपकी नौबत आएगी, आपकी बारी आ गई, मान लो आपका बुरा पहले होगा। किसी के बारे में बुरा सोचो तो मान लो आपका बुरा होगा, होकर रहता है। तो ये निर्भय बनने की बात, 3 बात है, बेज है कि निर्भय कब बनेंगे आप। तो निर्भय एक तो सच बोलना है, दूसरी बात है कि किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है। हमारी सोच जो है हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव, किसी भी मोड पे हो सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, तो दिमाग शांत रहेगा। और बुरा करना नहीं है तो आप भयभीत रहेंगे, कभी रहेंगे, निर्भय ही रहेंगे। लेकिन किसी के बारे में बुरा किया, सोचा, कुछ गलत किया तो डरेंगे, भय में रहेंगे, भयभीत रहेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे। सही बात है कि नहीं, है ना। इसलिए निर्भय बनना है तो ये 3 बातें याद रखना। यहाँ जो बात बताई है, यहाँ रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन जो है, और यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु उन्होंने लिखा है निर्भय बने, और यह अंश जो है उनके उपन्यास कितने चौराहे के 60वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहक का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ में निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। तो ये बात है कि बच्चों में निर्भयता रूपी गुण कैसे प्रकट हो। ये मैंने जो 3 बातें बताई इसमें नहीं लिखी है, लेकिन आप अपने आप को एक शांति से बैठ के सोचना कि बात सही है कि नहीं। मैं सच बोलूं तो डर नहीं लगता, एक बार सच बोलने से फिर शांति रहती है। एक बार सच बोलो, सामने वाले को दुख लगेगा, शायद डांटेगा, है ना, हो सकता है, लेकिन एक ही बार। लेकिन जो झूठ बोलने के बाद तो बार बार वही प्रश्न आएगा। सही बात है कि नहीं। इसलिए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप सच बोलेंगे, आपके विचार शुद्ध है, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हो, तो मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं। भगवान आपके पास ही रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे सच बोलने से। अच्छी सोच होने के कारण आप अच्छे सोच के कारण अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करने से ऐसे कोई भगवान मंदिर में जाकर बैठ के पूजा पाठ करना ये वो ज़रूरत नहीं। कई लोग करते हैं लेकिन काम बुरा करते हैं, है ना। सुबह उठ के भगवान के सामने अगरबत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन दिमाग में तो चलता है गुस्की टोपी उसको पहनना नहीं आती, दिमाग में तो वही रहता है। भले ना वो पूजा पाठ करें, दिमाग तो कहीं और चलता है। तो भगवान भी
आपके सामने कोई ध्यान देंगे? उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इस बंदे को टाइम नहीं है ध्यान से मेरे में ध्यान देना। अगरबत्ती करता है, धूप लगाता है, घंटरी बजाने के बावजूद भी ध्यान तो यहाँ नहीं है, वो तो कहीं और सोच रहा है। तो भगवान थोड़ी रहेंगे? तो लेकिन सोच अच्छी है, समझ है, तो आप निर्भय ही बनेंगे। ये बात बताइए। तो ये जो चैप्टर है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तब तक आप अगला चैप्टर जो ना एक बार दो बार पढ़ लो, ठीक है? ओके।